हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में। आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम के लिए इंडिफरेंस कर्व की वेरियस प्रॉपर्टीज मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इससे रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि हमने सिर्फ इंडिफरेंस कर्व के बारे में ये जाना है कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये डिपेंड करता है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व भी हो सकता है, ये एक सिंगल लाइन यानी कि एक स्ट्रेट लाइन कर्व भी हो सकता है, इसके अलावा ये एक एल शेप्ड कर्व भी हो सकता है, ये एक यू शेप्ड कर्व भी हो सकता है। और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में आपसे लगातार कि अगर दो गुड्स परफेक्टली सब्सटीट्यूट हों तो फिर उसका इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, अगर दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हों तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, अगर हमारी किसी एक गुड्स की यूटिलिटी जीरो हो तब इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, या अगर किसी एक गुड्स की यूटिलिटी नेगेटिव आ रही हो, इनवर्स शो कर रही हो, तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा। अगर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो एक नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व में डिक्रीज करता है, अगर ये इंक्रीज करने लगे तो फिर ये कैसा होगा, कि ये कॉन्वेक्स होगा, ये कॉनकेव होगा, ये किस तरह के होंगे। लगभग आज सारी चीज़ों की मैं बात करने वाला हूं आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व के बारे में। सबसे पहले तो पहला पॉइंट आपके सामने आता है कि हमारे पास एक्चुअली ये कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार को समझने की एक विधि है, एक मेथड आप इसे कह सकते हैं। एक कार्डिनल अप्रोच होती है और एक ऑर्डिनल अप्रोच होती है हमारी। जो कार्डिनल अप्रोच यानी जो मार्शलियन अप्रोच है हमारी, जो बेसिक तौर पर यूटिलिटी अप्रोच कहलाती है, जहां पर आप यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं, यानी आप एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट से क्या यूटिलिटी है और दूसरे से कितनी यूटिलिटी होगी। मींस मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी अगर पॉसिबल है तो आप उसे यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं या फिर उसे आप कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें, सेकंड अप्रोच जो कहती है कि आप यूटिलिटी को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, जस्ट एक प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, गुड्स ए, गुड्स बी, गुड्स सी, या इन द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें, देयर इज अ टू गुड्स और उनके कॉम्बिनेशंस को हम देखें तो जस्ट प्रेफरेंस की जा सकती है, क्योंकि एक्चुअल मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। तो इसे आप इंडिफरेंस कर्व थ्योरी कहेंगे या इसी को आप ऑर्डिनल अप्रोच कहेंगे यहाँ पर। तो ये जो ऑर्डिनल अप्रोच है आज मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात को समझिएगा कि किस व्यक्ति के नाम के साथ आप इसे जोड़ने वाले हैं। देखिए इतने सारे लोगों से शुरुआत होती है। सबसे पहले शुरुआत होती है प्रोफेसर एजवर्थ से, जिन्होंने इंडिफरेंस कर्व की बात शुरू की। इसके आगे फिर प्रोफेसर प्रेटो है, प्रोफेसर स्लस्की है, इन सब ने यूज किया, आरजेडी एलन। और जो सिस्टमेटिकल तरीके से हम इंडिफरेंस कर्व कहेंगे तो जे आर हिक्स का नाम आप याद करेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व में पहली चीज याद रखनी है कि इसमें हमने यूटिलिटी को मेजरमेंट नहीं कर सकते, ये एज्यूम किया है। जस्ट वी गिव प्रेफरेंस टू द बंडल ऑफ कॉम्बिनेशन, सिर्फ आप उसे प्रेफर कर सकते हैं और इसी को हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। और इसे जे आर हिक्स के द्वारा एक्चुअली सिस्टमेटिकल तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया गया। ये सवाल आपको याद रखना है सबसे पहले, और इसके बाद आप क्या याद करने वाले देखिएगा। तो यहां पर सवाल आता है कि एक्चुअल में इंडिफरेंस कर्व क्या चीज है। आपको मैंने बताया कि इट इज ए कॉम्बिनेशन, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा कर्व है जो हमें बताता है शो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। याद रखेंगे एक इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, आपको याद रखना है, शो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। जो दो अलग अलग वस्तुएं हैं हमने एज्यूम कर लिया है, ये उसके वेरियस कॉम्बिनेशंस को शो करता है ऑफ टू गुड्स विच, याद रखेंगे, ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स द सेम सेटिस्फैक्शन। जो हर एक कॉम्बिनेशन जो होता है आपको वो सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। यानी यहां पर आप कहेंगे कि ये वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं जो वो सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं। इसीलिए कंज्यूमर जो है वो इंडिफरेंट है कि वो किसे सेलेक्ट करे और किसे सेक्रीफाइस करे, क्योंकि यूटिलिटी अप्रोच में आपने क्या देखा, आपको वहां कंफर्म था कि कहां से ज्यादा यूटिलिटी और कहां से कम है। ऑब्वियस है कि हम मैक्सिमम यूटिलिटी ही चूज करते हैं। लेकिन जब हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करेंगे, यहाँ सभी कॉम्बिनेशन जो हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट है इन कॉम्बिनेशंस के बीच में कि वो क्या सेलेक्ट करे। याद रखेंगे
तो एक पॉइंट आप याद करेंगे यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो यही पॉइंट आता है कि जब हम इस कर्व को बनाते हैं तो हम दो वेरियस गुड्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, एक एक्स एक्सिस पर लेते हैं और एक वाई एक्सिस पर। हम पहले कॉम्बिनेशन को देखिए यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए कि हमने एक एक्स गुड्स है जिसकी हमने एक यूनिट के बारे में बात की है, कोई भी एक यूनिट हम परचेज कर रहे हैं, और जो हमारे पास गुड्स वाई है हम इसकी 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आपने थोड़ी सी यूटिलिटी थ्योरी पढ़ी, आप जानते हैं यूटिलिटी का मतलब है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब हम किसी एक यूनिट को बढ़ाते हैं तो आपको पता है हर बार मिलने वाला सेटिस्फैक्शन पहले से कम होता चला जाता है। आपका एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि आपने x की 1 और y की 20 कर रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, तो आप ये कहते हैं कि अगर हम 2x की खरीदने लगे तो y की हम कितनी करेंगे, यहाँ पर कितनी और बाय करेंगे, जिससे कि कॉम्बिनेशन जो है सेटिस्फैक्शन वो इक्वल ही बना रहे। यहाँ अगर हम इसकी और इंक्रीज करते हैं, 3 कर देते हैं, 4 या 5 या 6 कर देते हैं, तो फिर हमें y में कमी करनी होगी। ये बात तो कंफर्म है आपको, क्योंकि एक में अगर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस है दूसरे को डिक्रीज तो करना ही होगा, दोनों को आप इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन अब आप सोचिए पहले जब इंक्रीज करेंगे तो आपको y की ज्यादा कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पहले वाला मान लीजिए 1 से 2 किया आपने, तो एक इंक्रीज जब हुई तो y की जो है वो ज्यादा कम होंगी आपकी। क्यों? क्योंकि आपको वो बराबर रखने के लिए, क्योंकि x वाले से x की ज्यादा आई है तो वहां ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है, तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन कम करना पड़ेगा दूसरी तरफ। लेकिन जैसे आप x की एक और खरीदेंगे तो पहले वाले से सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, जो वो कम बढ़ेगा। हम जानते हैं कि बढ़ता तो है लेकिन कम बढ़ता है, तो y वाले की और कम हम सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि हमारी थ्योरी हमने पढ़ी है यूटिलिटी की। तो बस इस कॉन्सेप्ट को याद करें अगर हम, तो हम यहाँ कहेंगे कि मान लीजिए एक थ्योरी बनाने के लिए कि हमने यहाँ पर जब 2 और 14 का कॉम्बिनेशन यानी 1 इंक्रीज करी तो 6 सेक्रीफाइस करी हमने, तो ऑब्वियस है कि अगली बार जब 1 इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस है कि पहले से कम सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि अब उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन तो बढ़ा नहीं हमारा। तो आपने कहा कि यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे कि 6 की जगह 5 करेंगे तो ये 9 कहेंगे, फिर अगली बार 5 की जगह हम 4 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर 3 करेंगे तो ऑब्वियस ये 2 हो जाएगा, फिर 2 करेंगे आप यहाँ पर तो बिल्कुल ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि आप इसे रिड्यूस कर सकते हो, इसे कम कर सकते हो, 5 कर सकते हो, उसके बाद बिल्कुल 3 कर सकते हो आप इसे 9 के बाद, तो 2 कम कर सकते हो, फिर आप इसे 1 कम कर सकते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितना कम कर रहे हो, लेकिन आप इसे कहीं से भी पॉइंट पुट कर सकते हो। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको ये याद रखना है कि दो गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशंस जो हैं आप उसको देखने वाले हैं यहाँ पर। तो जब भी हम किसी गुड्स को कंपेयर करेंगे इसमें, तो बस वो आपको अच्छे से याद करना होगा। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी आसानी से। चलिए अब इसी को हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर दे दें तो इसी को आप क्या कहोगे, इसी को आप कहोगे इंडिफरेंस कर्व। इसी को हम क्या करें कि मान लीजिए यहाँ पर 20 और 1 का कॉम्बिनेशन, ये 2 के साथ कॉम्बिनेशन, 3 के साथ, 4, 5 और 6 के साथ अगर यहाँ वेरियस कॉम्बिनेशन बना दिए जाएं तो अल्टीमेट एक ऐसा कर्व आपको नजर आएगा जिसमें कि ये कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहे होंगे, और इन्हीं कॉम्बिनेशन के बने ग्राफ को बोलोगे आप आईसी कर्व। तो आईसी कर्व क्या कर रहा है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आपको बता रहा है एक्स के और वाई के। बात समझ में आ रहा है? या तो आपके पास ये वाला पोर्शन है कि आप एक्स की इतनी, और इस हिसाब से ये आपके पास 1 के साथ है, फिर आपके पास ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा है इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल है ये, फिर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, फिर ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, फिर उसके बाद ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद एक ऐसा कॉम्बिनेशन, यानी ये लगातार बन रहे हैं आपके पास। तो अल्टीमेट इसे आप क्या कहोगे, तो ये आप कहोगे कि एक इंडिफरेंस कर्व है, ये इस तरीके का बनता है जिसे आप कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक बात सीखी है यहाँ पर कि जब हम पहले सेक्रीफाइस कर रहे थे, यानी पहले हमने x की 1 को बढ़ाया था तो y की 6 कम करी थी, दूसरी बार x की 1 को बढ़ाया तो y की 5 को सेक्रीफाइस किया, यानी पहले से कम सेक्रीफाइस किया। तो जैसे आपने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करती है, वैसी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को जो कम करेंगे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं MRS। क्या बोलते हैं उसे? MRS बोलते हैं,
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसमें। एक्चुअली इसका मतलब होता है, तो हम किसी एक प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, हम एक प्रोडक्ट के इंक्रीमेंट के लिए जो एक्सचेंज करेंगे, जो लॉस ऑफ वाई करेंगे एक्चुअल में, वो एमआरएस कहलाता है। इसका मतलब है कि जब हम एमआरएस निकालते हैं एक्स और वाई के बीच में, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कितना हमने लॉस किया है, यानी लॉस ऑफ गुड्स वाई कितना किया है हमने, और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट या फिर गेन ऑफ एक्स, गुड्स एक्स कितना हुआ है। तो बिल्कुल इसे आप याद रखेंगे। तो x में कितना इंक्रीज करने के लिए आपको y का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, इसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पर कि पहले अगर आप केस को देखें ध्यान से, अगर आप एक कर्व बनाते हैं और इस तरीके का एक कर्व बनाते हैं, तो मान लीजिए कि ये आपके पास एक वैल्यू आती है x की और ये एक आती है गुड्स x और y की। तो ये जो चेंज हुआ यहाँ से यहाँ जो पहुंचे हैं हम, तो बेसिक तौर पर ये चेंजेस हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला जो चेंज है और ये वाला जो चेंज है, तो ये कहलाएगा डेल्टा वाई और ये कहलाएगा हमारा डेल्टा एक्स। यानी एक्स का इतना इंक्रीमेंट करने के लिए वाई का इतना लॉस करा हमने। पहली बार में इतना किया, सेकंड टाइम में करेंगे तो पहले से कम आएगा, फिर अगली बार करेंगे तो और कम आएगा। तो एमआरएस का मतलब है सब्स्टिट्यूशन का रेट, यानी एक का चेंज करने पर दूसरे का रेट आपसे पूछा जाएगा। तो बेसिक तौर पर आपको ये बात समझनी है। तो एक नॉर्मल जो आपका कर्व होता है, उस एक नॉर्मल कर्व की अगर मैं बात करूं आपसे, तो उस एक नॉर्मल कर्व के अंदर जो कैसा बनेगा, आप कहेंगे जो एमआरएस होता है बेसिकली, ये आपका डिमिनिशिंग एमआरएस होता है। तो आईसी कर्व के अंदर एक नॉर्मल आईसी कर्व जो होता है, ये जो आपका एमआरएस होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये डिमिनिशिंग होता है, यानी ये घटता जाता है। अगर आप देखें ध्यान से तो आपको यहां पर ये बात समझ में आ गई होगी। तो डिमिनिशिंग का कारण क्या है, आपने देखा यहां पर कि अगर हम इसका डिमिनिश देखें तो यहां एक बढ़ाने के लिए 6 को सेक्रीफाइस किया, फिर एक को बढ़ाने के लिए, फिर आप देखो तो यहां से थोड़ा सा इसे यहां से देखो अगर आप, तो 5 को सेक्रीफाइस किया, फिर एक को बढ़ाने के लिए 4 को सेक्रीफाइस किया, फिर एक को बढ़ाने के लिए 3 को सेक्रीफाइस किया, फिर एक को बढ़ाने के लिए एक को सेक्रीफाइस किया। मींस ये सेक्रीफाइस का जो रेट है ये लगातार डिक्रीज कर रहा है, और यही कारण है इसके कॉन्वेक्स होने का। ये पूछा जाता है आपसे बार बार। तो ये आईसी कर्व की एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। तो इस तरह से हम वेरियस आईसी कर्व बनाते हैं, और जितने आईसी कर्व बनते हैं उन सभी के सेट ऑफ वेरियस आईसी कर्व्स, तो आपको याद रखना है, मान लीजिए हम कई सारे आईसी कर्व्स बना देते हैं, और हमेशा याद रखेंगे अगर ये आईसी कर्व है हमारा 1, ये एक आगे गया है, इसे आईसी कर्व 2 कहा हमने, इसे आईसी कर्व 3 कहा हमने। तो आईसी कर्व के वेरियस कॉम्बिनेशन को हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। तो इंडिफरेंस मैप का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ आईसी कर्व्स, जो वेरियस आईसी कर्व्स का कलेक्शन है, यही कहलाता है कलेक्शन ऑफ आईसी कर्व्स। और आपको पता होगा कि हर एक इंडिफरेंस कर्व का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अलग अलग होगा, सभी सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होंगे। एक इंडिफरेंस कर्व पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बिल्कुल एक जैसा होगा, लेकिन जब ये इंडिफरेंस कर्व आगे या पीछे मूव करता है तो आपको याद रखना है कि इंडिफरेंस कर्व में हाई लेवल वाला हमेशा हायर सेटिस्फेक्शन और नीचे वाला हमेशा लोअर सेटिस्फेक्शन को बताता है। अब यहां से आपने एमआरएस वाला कॉन्सेप्ट सीखा है, ये वेरियस प्रॉपर्टीज आपने सीखी। क्या सीखा आपने कि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। सबसे पहले ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है आईसी कर्व, मूल बिंदु की ओर नतोदर इसे आप बोलते हैं। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब है, और उसका कारण मैंने दिया है कि एमआरएस, डिमिनिशिंग एमआरएस के कारण ये नीचे की ओर झुका हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, एक वस्तु को आप इंक्रीज करेंगे तो दूसरी वस्तु आपकी डिक्रीज होती हुई नजर आएगी। इसका मतलब ये है कि हमेशा नॉर्मली आईसी कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। बिल्कुल समझ में आ रही है बात। डिमिनिशिंग एमआरएस वाला रूल एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा आप याद रखेंगे 2 आईसी कर्व जो होंगे वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। 2 आईसी कर्व्स
नेवर कट और इंटरसेक्ट और इक्वल, कभी एक दूसरे को कट नहीं करते, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन लेवल अलग अलग हैं, दोनों का सेटिस्फैक्शन लेवल अलग है, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल या कट नहीं कर सकते, एक दूसरे से आगे या पीछे ही रहेंगे हमेशा, तो कभी एक दूसरे के इक्वल या इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कभी कट या इंटरसेक्ट नहीं करते। या फिर याद रखें, हायर इंडिफरेंस कर्व जो आगे की ओर होगा, हायर आईसी कर्व शो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, शो हाई सेटिस्फैक्शन, जितना आगे की तरफ मूव करेगा उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन को शो करेगा वो, और जितना पीछे की तरफ होगा इट मींस वो कम को शो करेगा। और उसका कारण आपको याद करना है, एमआरएस वाला कॉन्सेप्ट। तो हमेशा जब एमआरएस निकालेंगे एक्स गुड्स का और वाई गुड्स का, याद रखना यहाँ पर जब एक्स का वाई निकाल रहे तो एक्स का बढ़ाने के लिए वाई को कितना घटाएंगे। कई बार ऐसा भी करता है एग्जामिनर कि एमआरएस और वाई एक्स कर देता है, तो इसमें आपको अगर पूछ ले तो क्या, तो y का बढ़ाने के लिए x की बात हो रही है, तो y का बढ़ाने के लिए हम x का कितना घटाएंगे, लॉस ऑफ गुड्स x। तो कई बार ऐसे एग्जाम के अंदर हुआ है और आप वहां इस बात को ध्यान नहीं देंगे अगर, तो दिक्कत है, और इसे आप कहेंगे गेन ऑफ गुड्स y। तो x को y को इंक्रीज करने की बात हुई है यहाँ पर, तो इसीलिए आप इसे यहाँ पर कैसे लिखोगे, आप इसे लिख सकते हो इस तरह से, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, जबकि इसे आपने लिखा था क्या, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसीलिए आपको याद रखना एमआरएस का मतलब हमेशा एक्स पहले और वाई बाद में ही लेते, पर गलती ना हो इसलिए याद रखना है। तो ये आपको सीखना था इसके अंदर। तो आईसी कर्व का इक्विलिब्रियम बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझो, अगर दो कर्व एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो परफेक्टली, ये है नेट के सवाल एग्जाम में एक्चुअली आने वाले और टीजीटी पीजीटी में आने वाले, दो गुड्स अगर हमारी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो उसका जो बनता है एक्चुअल में वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह से होता है। उसका जो आईसी कर्व बनता है एक्चुअल में वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। और याद रखना इसका मतलब ये है, यहाँ पर जो एमआरएस है वो आपका कांस्टेंट एमआरएस होगा, तो ये कांस्टेंट एमआरएस रहेगा, जबकि कॉन्वेक्स होने के लिए डिमिनिशिंग का होना जरूरी है। इसलिए जब एमआरएस आपसे पूछे कि दो गुड्स में एमआरएस अगर कांस्टेंट हो तो उसके लिए कैसी लाइन बनेगी, तो आप कहेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो इसे आप क्या कहेंगे, एक इसका जो आईसी कर्व होगा ये एक स्ट्रेट लाइन आईसी कर्व होगा। बिल्कुल याद रहेगा, आईसी कर्व जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। ये कब है, जब दो पूर्णतः एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो या स्थानापन्न हो। अगर दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे की, यानी कि या तो एक का यूज होगा या दूसरे का होगा, तो बेसिक तौर पर अगर आप कहेंगे तो इसका कर्व देखो ऐसा बनता है, यानी इसे आप याद करेंगे इस तरह से, एक तरफ ये गुड्स एक्स और गुड्स वाई का, यानी ये एल शेप्ड में बनता है। और इसकी अगर एमआरएस की बात करें हम, तो दो इन्फिनिटिव गुड्स का जो एमआरएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो इनफाइनाइट आपको याद करना है। अगर आपसे पूछे कि अगर एमआरएस इनफाइनाइट हो तो आप कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री हुआ इसका मतलब, और ऐसे केस में जो बनेगा वो एल शेप्ड आईसी कर्व आप इसे कहेंगे। एल शेप्ड यानी शूज के शेप्ड में एल शेप्ड आईसी कर्व यानी आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे इस बारे में। अगर एक सवाल आता है, अगर किसी एक गुड्स की इलास्टिसिटी, एक गुड्स की यूटिलिटी जीरो हो आपके लिए, तो आप उसकी इंक्रीमेंट करने के लिए दूसरे का कोई भी कम नहीं करना चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि किसी एक को बढ़ाने के लिए आप दूसरे को कम करें, क्योंकि जिसको आप बढ़ा रहे हैं उसकी कोई यूटिलिटी है ही नहीं, तो इसलिए आप दूसरे की कम नहीं करेंगे। तो इस तरह का बनेगा आपका एक आईसी कर्व। तो जब आपसे कहा जाए कि आईसी कर्व कैसा होगा, तो इसे आप कहोगे कि हॉरिजॉन्टल आईसी कर्व होगा अगर किसी एक प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी जीरो होती है। तो इसे आपने बेसिक तौर पर क्या कहा है, हॉरिजॉन्टल आईसी कर्व कहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एक गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी नेगेटिव होती है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नेगेटिव अगर हो जाती है, तो इसका आईसी कर्व कैसा होगा, तो इसका आईसी कर्व इस तरह का होगा। क्योंकि पहले क्या होगा कि गुड्स में डिमिनिशिंग वाले के बाद फिर ये पॉजिटिव वाला नियम लागू होगा, तो इसे आईसी कर्व कहेंगे हम।
तो जब आपकी यूटिलिटी किसी एक गुड्स की नेगेटिव हो तो इसे यू शेप्ड आप कहेंगे आईसी कर्व के रूप में होगा। ये सवाल आपसे पूछेगा एग्जाम के अंदर वेरियस कॉम्बिनेशंस के साथ। और एक सवाल ये पूछेगा अगर एमआरएस कांस्टेंट हो तो बताया, एमआरएस इनफाइनाइट हो तो बताया, एमआरएस डिमिनिशिंग हो तो आपको पता ही है नॉर्मली, और एमआरएस अगर इंक्रीज करता हो तो कैसा बनेगा। अगर एमआरएस इंक्रीज करता हो तो इस तरह का बनेगा एक आईसी कर्व, और जब भी इस तरह का बनता है इसे बोलेंगे कॉनकेव आईसी कर्व। तो कॉनकेव आईसी कर्व होगा जब जब आपका एमआरएस जो है वो इंक्रीज करता हो, और ऐसा नहीं होता, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन आपका नहीं बनता। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी आईसी कर्व में। मैंने आपको बहुत वेरियस टाइप की चीजें दी आज के लेक्चर में। होपफुली आपके क्वेश्चन जरूर होंगे। और अब यहां से आगे की बात करेंगे अगले पार्ट के अंदर कि आईसी कर्व और उसके साथ बजट लाइन एंड देन कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, यानी आप कैसे सेलेक्ट करते हो अपने इक्विलिब्रियम को, ये सेकंड पार्ट में होगा। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड शेप्ड के बारे में। अगला लेक्चर होगा इंडिफरेंस कर्व, इक्विलिब्रियम एंड बजट लाइन के बारे में। तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कर लें, शेयर भी कर दें भाई सभी के साथ, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसी बहुत सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको आपके एग्जाम के लिए मिलती रहेगी। तो वेरियस कॉम्बिनेशंस मिलेंगे आपको यहाँ पर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।